same thing every class. Before starting with next thing, we should recall the previous class. It is very basic thing to do, right? कभी भी हम इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कभी भी जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमको इससे पहले पढ़ी हुई चीज़ या कल परसों उससे पहले जब भी पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करने के बाद ही फ्रेश चीज़ पढ़ना शुरू करना चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स टू बिल्ड द थिंग्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी लॉजिक को लेकर हम हर बार पहले प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, राइट? तो क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? तो हमने सिर्फ एक चीज़ डिटेल में पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पहला कंपोनेंट जिसके 3 सब कंपोनेंट्स थे वो था सेल एनवेलप, जिसमें हमने पहला कंपोनेंट डिस्क्राइब किया ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद हमने डिस्क्राइब की सेल वॉल और लास्ट में हमने डिस्क्राइब की चीज़ें अबाउट सेल एनवेलप, राइट? तो इफ यू ask yourself, because if I ask I will not get an answer, we are virtually connected with each other, so ask yourself what was capsule? क्या आंसर आया? अगर फट से आंसर आया दिमाग में तो इट्स गुड। कैप्सूल क्या है? तो कैप्सूल इज अ काइंड ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और ग्लाइकोकैलिक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड कैप्सूल इफ इट इज रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर। दूसरा सवाल पूछो, what colored cells will be seen under microscope if bacteria have little amount of peptidoglycan in its cell wall? फट से आंसर आना चाहिए दिमाग में, पिंक, because if there is a little amount of peptidoglycan in cell wall, it means the cell or bacteria is gram negative, means appearance is pink colored. सैफ्रानिन इज अ स्टेन टेकन। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने खुद के साथ करनी चाहिए, या अब ज़रूरी हो गया ये, क्योंकि सामने से तुमको पूछने वाली चीज़ वर्चुअली नहीं हो सकती, राइट? हम ये चैप्टर ख़त्म होगा जब भी होगा तब हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो बात अलग, लेकिन जो डेली क्वेश्चनिंग क्लास में हो सकती है वो वर्चुअली नहीं हो सकती। तो इट्स बेस्ट थिंग फॉर यू पीपल कि यू क्वेश्चन योरसेल्फ अबाउट द टॉपिक्स यू हैव लर्नड एंड जस्ट एनालाइज ऑनेस्टली वेदर द आंसर इज कमिंग टू यू और नॉट। इफ इट इज कमिंग इन अ क्विक मैनर दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट path. Is it okay? With this say, we will start with the next thing or next component. और हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी, सेल मेम्ब्रेन, जो हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड्स, प्रोटीन्स होते हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स, और वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसको हम डिटेल में और पढ़ लेंगे, ये भी हमने कहा था, जो हम करने वाले हैं अंडर द टॉपिक यूकैरियोटिक सेल। Is it okay? But for now, the next component of a prokaryotic cell after cell envelope, तो सेल एनवेलप मतलब सेल मेम्ब्रेन लास्ट कंपोनेंट था, तो उसके नीचे है साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन के तौर पे हम यहाँ लिख लेते हैं कि इट इज अ क्रिस्टलो कोलॉइडल complex present within cell membrane। क्या लिखा है? It is a crystallocolloidal complex present in cell membrane और present within cell membrane। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो एक चीज पे कि हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? और हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल इज द वन which do not contain nucleus, or prokaryotic cell is the one in which nuclear material, also not nuclear material, genetic material lies directly in a
साइटोप्लाज्म, राइट। तो यही वो साइटोप्लाज्म है जिसमें बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल का सब कुछ प्रेजेंट होता है, राइट। और ये खुद क्या है, इट इज एन क्रिस्टलो कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें प्रेजेंट है वो या तो पूरी तरह से सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर सोल्यूबल नहीं होती, इसलिए वो इनसोल्यूबल होती है। जो सोल्यूबल नहीं वो इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल है वो तो सोल्यूबल, राइट। तो सोल्यूबल चीजों को कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स। जो भी कंपोनेंट्स या जो भी सोल्यूट्स सोल्यूबल है उन्हें क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं, और जो नहीं है उन्हें कोलॉइड्स कहते हैं। तो क्योंकि साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में दोनों तरह की चीजें हैं, सोल्यूबल एज वेल एज इनसोल्यूबल, तो क्रिस्टलॉइड्स भी है और कोलॉइड्स भी है, तो कुल मिला के टर्म बन जाती है क्रिस्टलो कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स। इट इज प्रेजेंट अंडर सेल मेम्ब्रेन। इसको हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, लास्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल एनवेलप, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइट। जैसे कि यहां मैंने बोला कि साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, soluble crystalloids and insoluble colloids. Is it okay? Now, in cytoplasm of prokaryotic cell, membrane bound organelles are absent. ध्यान से इस पॉइंट को पढ़ो और समझो क्या लिखा है कि जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म की बात है, किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। लेकिन उससे पहले हमको ये तो पता हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो आपको प्रीवियस क्लासेस के भरोसे इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो ऑर्गेनेल्स है, इन सब के पास ऑल ऑफ देम हैव their own membranes। ये सब के सब ऑर्गेनेल्स के पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है जिससे वो कवर्ड है। किसी के पास 2 है तो किसी के पास 1, लेकिन है। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। मतलब किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसकी खुद की मेम्ब्रेन है, ऐसा ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब इनमें से कोई भी चीज कभी भी किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाई जाती। ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ना लाइसोसोम और ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे स्ट्रक्चर्स यूकैरियोटिक सेल के लिए है। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट होता। ओके, देन अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल को, हम बात फिलहाल कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, लेकिन एक रेफरेंस या एक जरूरी है चीज बताना, इसलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल को, लाइव यूकैरियोटिक सेल को माइक्रोस्कोप, मतलब हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमको ये दिखता है कि यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्स्टेंटली मूव होते रहता है। सेल के अंदर वो कॉन्स्टेंटली घूमते रहता है या हिलते रहता है, जिसको हम कहें मूव होते रहता है। ठीक, तो ये जो
साइटोप्लाज्म के कॉन्स्टेंटली मूव होने की प्रक्रिया है यूकैरियोटिक सेल्स में, इसे एक नाम यूज किया जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या अल्टरनेटिवली इसे हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस क्या है ये, ब्रैकेट में हम यहां लिख देते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म is absent in prokaryotes. See what is written? जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस है वो यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत प्रोमिनेंटली देखी जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये कंप्लीटली अपसेंट होती है। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअसली मूव नहीं होता जैसे किसका होता है, यस, यूकैरियोटिक सेल्स का होता है। देन हम और क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म इज अ साइट ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक, दुनिया भर की जो रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई या और किसी चीज, मतलब एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, अगर ये टर्म सुनी है तो, नहीं तो सिर्फ इतना समझो कि ओवरऑल किसी भी लिविंग सेल में उस सेल को जिंदा रखने के लिए जो केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली कैरी आउट होती रहती है सेल के अंदर, उनको कुल मिला के मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल में होती है तो कहाँ होती है, तो जहाँ तक प्रोकैरियोटिक सेल का सवाल है, ज्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जहाँ होती है वो जगह है साइटोप्लाज्म। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस फॉर साइटोप्लाज्म कि in prokaryotes cytoplasm is a site for or of different metabolic reactions. Is it okay? So just have a look at what things we have seen for cytoplasm of a prokaryotic cell. First, it is a crystallocolloidal complex. We mentioned this thing for crystallocolloidal. Then none of the membrane bound structure is present in it. ओके, मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। देन कंटिन्यूअस मूवमेंट जो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में देखी जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं देखी जाती। देन अलग-अलग तरह की मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइट फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इज इट ओके? सो these are the things we need to describe for cytoplasm or cytoplasmic matrix of a prokaryotic cell. See, इस नंबर पे फोकस रखना, हम नंबर वाइज कंपोनेंट पढ़ रहे हैं और at the end of this discussion या at the end of this topic you will be familiar with all the different names that we mentioned in the diagram in a very first class of प्रोकैरियोटिक सेल। उस प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम में जो भी नाम हमने मेंशन किए थे, एरोस से बताए थे, उसमें से हर एक नाम को हम यहाँ पे एलैबोरेट कर रहे हैं वन बाय वन। तो अभी हम सेल एनवेलप के बाद दूसरे पे पहुंचे, साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है थर्ड, नंबर 3 इज मेसोसोम। ओके, कुछ चीजें ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है तो कुछ दो पॉइंट्स पे खत्म हो जाएंगी, डिपेंड करता है कि उस स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस कितना है। इज इट ओके? तो फिलहाल वी आर लुकिंग एट द थर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड मेसोसोम। तो पहले ये हम लिख लेते हैं या ये हम जान लेते हैं कि मेसोसोम है क्या।
it is a modification of cell membrane. Give the thing, focus on the thing कि ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नहीं है, itself it is a modification of cell membrane, right? अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो कुछ बैक्टीरियल सेल्स में या कुछ प्रोकैरियोट्स में ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है और एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को जन्म देती है, दैट इज mesosome. See, if this is cell membrane, it is mesosome arising from this cell membrane, right? That's why it is written कि it is a modification of cell membrane present in some bacteria. Again, have a look. Some bacteria means I am not saying कि mesosome is compulsorily present. May be present, may not be present. That's why present in some bacteria, and whenever present, it is not an individual structure, but it is itself a modification of cell membrane. And inward growth of cell membrane produces mesosome. Okay, now it is known to provide attachment site for genetic material, that is DNA, and also help in division of bacterial cell. Now, जब भी हम ऐसा कहते हैं ना known to, तब यहाँ पे हमको एक चीज समझनी होगी कि it is not proven. Okay, it is a suggested fact या रिसर्च से थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन वो proved fact नहीं है. तो ये कहा जाता है या ये माना जाता है कि मेसोसोम नाम का जो स्ट्रक्चर है, जो कुछ बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट होता है एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो अगर है प्रेजेंट तो वो दो कामों में इन्वॉल्व है. पहला कि जेनेटिक मटेरियल को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है. अगर ये जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज इफ इट इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये जेनेटिक मटेरियल मेसोसोम से अटैच्ड होता है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन it provides an attachment site for genetic material which is nature wise DNA, and also helps in division of bacterial cells. मतलब बैक्टीरियल सेल जब भी डिवाइड होगी तो इस डिवीजन के होने के लिए मेसोसोम रोल प्ले करता है या हेल्प करता है, ऐसा माना जाता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन टू प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर genetic material and also helps in division of a bacterial cell. That's what we say for mesosome. Okay, क्वेश्चन अगर आया तो एक आता है ये कि मेसोसोम किस कंपोनेंट का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो आंसर शुड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. इज इट ओके? ये हुआ आपका तीसरा कंपोनेंट आफ्टर साइटोप्लाज्म. Okay, we don't have any space left, so we need to remove it so that we can start with the fourth component. As you can see now, we are moved on to the fourth component of a prokaryotic cell named ribosomes. You may be familiar with this term, maybe you have learned this term to some extent in previous classes also. So do you have, ask yourself again, do I have any idea about ribosomes? I think you know one thing about ribosome at least, कि they are involved in protein synthesis.
सिंथेसिस मतलब बनाना, और प्रोटीन को बनाने की प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये बहुत लंबी कहानी है कि किसी भी लिविंग सेल को प्रोटीन क्यों चाहिए, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको समझ में आएगा। ओके, डोंट वरी। बट एक बात अभी समझ लो कि हमारे बॉडी में हो या किसी बैक्टीरिया की सेल में हो, अलग अलग फंक्शंस कैरी आउट करने में प्रोटीन्स ऑफ डिफरेंट टाइप प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। ठीक है ना, अलग अलग तरह के प्रोटीन्स कंटिन्यूअसली बनना जरूरी है सेल्स के अंदर, ताकि सेल्स अपने फंक्शंस को पूरा कर सके। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोटीन को बनाने की प्रक्रिया सेल के अंदर कंटिन्यूअसली शुरू रहती है। तो फिर कोई तो ऐसा पार्ट होगा ना सेल का जो प्रोटीन बनाने की प्रोसेस पूरा करता है, तो यस, वो पार्ट है राइबोसोम्स। दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट थिंग रिटन अबाउट राइबोसोम्स is what they are involved in protein synthesis, hence also called protein factories of a cell। चाहे सेल प्रोकैरियोट की हो या यूकैरियोट की, राइबोसोम्स किसी भी टाइप के हो, क्योंकि उनके टाइप्स होते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। राइबोसोम का प्राइमरी फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता। व्हाट इज देयर प्राइमरी रोल और फंक्शन? दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस, व्हिच इज अ वेरी बेसिक थिंग फॉर एनी लिविंग सेल। ओके, सो एज they are involved in protein synthesis process, they are called protein factories of a cell. This is a question material. Which organelle are said to be protein factories of a cell? Answer should be ribosomes, right? Now, chemically, ribosomes are made up of, they themselves are made up of proteins and they are involved in protein synthesis. It's just like किसी लोहा बनाने की कारखाने में जो मशीन होती है लोहा बनाने वाली, वो खुद भी लोहे की बनी हुई होती है। समझ लो ना बात? वही बात यहाँ पे दिखती है कि राइबोसोम प्रोटीन को बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वो खुद भी प्रोटीन से बना हुआ है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन नहीं, तो प्रोटीन्स एंड आरएनए। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स? तो दुनिया का किसी भी ऑर्गेनिज्म का राइबोसोम हो, ये फैक्ट चेंज नहीं होती कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए। ओके, as a organelle or as a structure, they are naked. Why I am saying they are naked? Because they are not covered by any मेम्ब्रेन। इससे पहले जब हमने साइटोप्लाज्म डिस्क्राइब किया था तो उधर एक पॉइंट लिखा था कि साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट possess एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, राइट? तो यहाँ पे देखो, राइबोसोम ये जो ऑर्गेनेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, लेकिन ये खुद कैसा है? नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। ठीक, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने एक तरफ तो बोला कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता नहीं, फिर राइबोसोम्स कैसे है? तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसकी खुद की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती है, स्पेसिफिक प्रकार के प्रोटीन और आरएनए।
अब ये भी बता दूं कि जो आरएनए राइबोसोम का हिस्सा होता है उसे आरआरएनए कहते हैं। शायद आपने एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये चीजें सुनी होंगी, नहीं सुनी तो टेंशन मत लो, अभी उसका कोई काम फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बता एक रेफरेंस के तौर पे कि द आरएनए मोलेक्यूल व्हिच एक्ट एज अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, तो राइबोसोम से आया आर, तो जो आरएनए राइबोसोम का हिस्सा है उसे आरआरएनए कहते हैं, पूरा नाम आरआरएनए या यू जस्ट से आरएनए। रहा सवाल कौन से टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक cells contain 70S type of ribosome always। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मटेरियल है और बेसिक चीज है राइबोसोम के बारे में कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का कौन सा टाइप पाया जाता है, तो आंसर इज 70S type of ribosome, okay, where S stands for Svedberg unit। देखो किसी भी चीज को गिनने का कोई ना कोई यूनिट होता है, सब्जी खरीदो तो किलोग्राम्स में गिनी जाती है, सोना खरीदो तो ग्राम्स में गिना जाता है, दूध खरीदो तो लीटर में गिना जाता है, प्रेशर अगर गिनो तो पास्कल्स में गिना जाता है, लाइट की इंटेंसिटी गिनो तो फ्लड्स में गिनी जाती है, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, फोर्स को गिनो तो न्यूटन में गिना जाता है। उसी तरह से कोई तो ऐसी यूनिट यूज होनी चाहिए जो राइबोसोम को गिन सके या राइबोसोम की डेंसिटी को गिन सके। तो ये जो 70 ये जो नंबर है ये क्या है, डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, और ये जो S है ये क्या है, उस डेंसिटी को गिनने वाला यूनिट जिसका फुल फॉर्म है स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये और एक बात आपने समझनी है यहाँ पे कि इन व्हाट यूनिट्स द राइबोसोम डेंसिटी इज मेजर्ड, it is measured in Svedberg unit indicated as capital S in front of numerical value of a density, like here we have written 70S by because prokaryotic cells contain 70S type of ribosomes, or in simplest manner you can say it like कि the type of ribosome or a density of ribosomes found in prokaryotic cells is 70S, that's why you call them 70S type of ribosome। ये important बात ribosomes के बारे में। और आगे जाते हैं, when research, जब रिसर्च आगे बढ़ा तो ये पता चला कि 70S ribosome itself is made up of two parts or two subunits, okay। अगर इंडिविजुअली उस सबयूनिट की डेंसिटी गिनी गई तो ये पता चला कि one of them is 50S and other is not 20 but it's 30S। तो इधर एक और बात समझने वाली है कि 50 plus 30 80 होता है, तो 70 कैसे? तो यही फर्क है कि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 50 plus 30 70 हो सकता है, राइट? कैसे? तो देखो 50S और 30S ये उनकी इंडिविजुअल डेंसिटी है, ठीक, बट जब ये दो कंबाइन होते हैं, ठीक, तो इनकी कंबाइंड डेंसिटी कम आती है, दैट इज 70S। दैट्स व्हाई वी कॉल द राइबोसोम एज 70S। लेकिन अगर उसको दो हिस्सों में बांटा जाए तो एक हिस्से की डेंसिटी निकलती है 50 और दूसरे की 30। तो हम सिंपल, ये भी हमको पता होना जरूरी है
कि which two subunits are present in 70S राइबोसोम, और क्वेश्चन आता है which of the following combination is correct for subunits of 70S राइबोसोम। तो कॉम्बिनेशन है 50 एंड 30। 50 मतलब ज्यादा डेंसिटी, इसलिए इस सब यूनिट को कहते हैं मेजर सब यूनिट, और इसे कहते हैं माइनर सब यूनिट। ठीक है ना। तो अब और कुछ सवाल बढ़ जाते हैं कि which of the following is a major subunit of 70S ribosome, 50S, which of the following is a minor subunit of 70S ribosome, 30S। 70S राइबोसोम की जगह प्रोकैरियोटिक राइबोसोम भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमेशा 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। करेक्ट। ये सारी इंफॉर्मेशन लिंक है, जुड़ी हुई है, राइट। और ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, और इन सब का कनेक्शन इधर जोड़ो कि ये सब मिलके, मतलब ये 70S राइबोसोम जब भी काम करता है तो क्या काम करता है? इट वर्क्स फॉर synthesis of proteins of different types within a bacterial cell. And as I said, not just in bacterial cell, but ribosomes always work for protein synthesis in any cell they are present, and they are always made up of proteins and RNA. Is it okay? ठीक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम, जो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आगे भी जाके बहुत काम आएगा। ठीक। हैव अ लुक, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनल इन अ व्हाइल, बट फर्स्ट हैव अ लुक एट इट। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी आर मेंशनिंग हियर इज द फिफ्थ वन। ओके, चार हमने अभी तक जो किए वो थे, चौथा राइबोसोम्स, ओके, उससे पहले तीसरा मेसोसोम, उससे पहले दूसरा साइटोप्लाज्म, और सबसे पहला था सेल एनवेलप। अब जो पांचवा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हम इस स्ट्रक्चर को हमने डायग्राम में शो नहीं किया है, ओके, बाय मिस्टेक इट वाज लेफ्ट आउट ऑफ द डायग्राम। ओके, जो डायग्राम हमने निकाली थी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें हमने इस स्ट्रक्चर को नहीं निकाला था बाय मिस्टेक। सो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, नाम क्या है? द नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर इज क्रोमैटोफोर्स। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ अ स्ट्रक्चर? क्रोमैटोफोर। ठीक। क्या हम ये जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? शायद ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट वो स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, लेकिन हम जिस सेल की बात कर रहे हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल, और क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और हम कह चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्रोकैरियोटिक सेल। बट क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं करती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक। तो क्रोमैटोफोर्स वो स्ट्रक्चर्स है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में काम आते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स के फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। जैसे यूकैरियोट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करवाने वाला स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है, उसी तरह से अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल या ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है तो वो क्रोमैटोफोर्स की वजह से। That's why what is the first thing written about chromatophores? The same thing. These structures are present only in photosynthetic prokaryotes. फिर से वही बात, सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमैटोफोर्स नहीं पाए जाते, सिर्फ उन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऑर्गेनिजम्स में क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेटिक है या फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखते हैं, जिन्हें हम टिपिकली अगर बात की जाए तो साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर
photosynthetic bacteria, or they have ability to carry out photosynthesis. Okay, cyanobacteria. And why they can carry out photosynthesis? Because they contain structures called chromatophores. Okay, what these chromatophores contain, because of which they can take part in photosynthesis? So as you can see, these are pigment containing structures which helps to trap light energy. फोटोसिंथेसिस क्या? फोटोसिंथेसिस मतलब ओवरऑल वो प्रोसेस जिसमें लाइट एनर्जी, सन वाली एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी का इस्तेमाल फूड, ऑर्गेनिक फूड बनाने में किया जाता है। एक सिंपल सादी डिस्क्रिप्शन फोटोसिंथेसिस की अगर हम दें तो क्या है? Where light energy is converted into food energy or chemical energy is a process called photosynthesis. तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए पहले उसे ट्रैप तो करना पड़ेगा ना, और ट्रैप किया जाता है पिगमेंट्स की मदद से, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं, लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, देयर आर मेनी. Okay, here there is no question of pigments. Here we are describing why these organisms containing chromatophores can show photosynthesis, because chromatophores contain pigments that can trap light energy which is required to conduct photosynthetic process. Is it okay? तो जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर, क्रोमैटोफोर्स में जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पिगमेंट्स, दुनिया भर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को थायलैकॉइड्स कहते हैं. थायलैकॉइड इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ स्ट्रक्चर within which there lies different photosynthetic pigments, with the help of which photosynthetic prokaryotes, that is cyanobacteria, can carry out photosynthesis. तो हम एक 100 बात की एक बात के तौर पे ये सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि chromatophores are pigment containing structures which, if present in a prokaryotic cell, make them capable of फोटोसिंथेसिस. अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में फोटोसिंथेसिस से जुड़ा हुआ कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो है क्रोमैटोफोर्स. इज इट ओके? सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर we will deal with some other structures present in prokaryotic cells, because there are 2 or 3 remaining structures that we need to describe before we end with the prokaryotic cell. Okay, thank you.